आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है और फाइनल में भी वो इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो ये फाइनल के सिलेबस में हमको नहीं दिखता है, जो है पीजीबीपी चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन फाइनल में हर जगह इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट या रोल आ जाता है, तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर को हम नोट भी करेंगे और बुक से भी पढ़ेंगे, मतलब दोनों सोर्सेज से पढ़ने वाले हैं। मेनली इसमें बुक से ही पढ़ने का ज़्यादा कंटेंट रहेगा। जो आपने इंटर में पढ़ा है लगभग वही सेक्शन यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका लेवल हाई होगा एज कंपेयर टू इंटर। एग्ज़ाम के अंदर लगभग पीजीबीपी आता ही है, 10 नंबर के आसपास फाइनल के एग्ज़ाम में ये कवर करता है। और अगर ये नहीं भी आया तो ये दूसरे चैप्टर्स में अपना रोल रखता है कि आपको हर जगह कहीं ना कहीं पीजीबीपी का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाएगा। चाहे हम कंपनी की इनकम निकाल रहे हो, अगर आपका कंपनी के असेसमेंट का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी पीजीबीपी का रोल आता है। तो ऑल्दो ये हमारे फाइनल के सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे पीजीबीपी चैप्टर को। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर को मेजरली हम बुक से ही पढ़ेंगे, बट इनिशियल कुछ पार्ट और अंडरस्टैंडिंग के पार्ट हमें नोट भी करने हैं। इंटर में भी आपने ये चैप्टर पढ़ ही रखा है, तो वही लगभग तो 80-90% वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। पीजीबीपी चैप्टर क्या काम आता है, पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस हेड को हम पढ़ते हैं, तो आपको आपका बिजनेस माइंडसेट रखना होगा। फाइनल में दो ही चैप्टर सबसे ज़्यादा काम आते हैं, एक होता है पीजीबीपी और एक होता है कैपिटल गेन। पीजीबीपी में लगभग कोई चेंज नहीं है, जून 25 दिसंबर 25 के लिए भी। कैपिटल गेन में बहुत हैवी चेंजेस है, लगभग चेंज है ये मान लीजिए। तो जो भी जून 25 और दिसंबर 25 में एग्जाम देंगे उनको ध्यान रखना, कैपिटल गेन अलग से पढ़ना होगा। और आसान हो गया है, मतलब कम काम करना है अपने को, ज़्यादा नहीं करना काम, उल्टा आसान हो गया। इंडेक्सेशन ही हट गया है, तो जो इंडेक्सेशन के लफड़े होते थे वो खत्म हो गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ वही होती थी। तो अब तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लो, कॉस्ट लेस करो, दैट्स इट, ऐसा बन गया है। ठीक है, तो वो भी बात करेंगे। जिनके आगे वाले एग्जाम है तो वो तो इसी बैच में आगे भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब पीजीबीपी चैप्टर जो है, इसमें पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है बिजनेस माइंडसेट। और बिजनेस माइंडसेट किसका? इंटर में आप एक बिजनेसमैन बन के सोचते हैं, यहाँ आप सोचेंगे आप एक कंपनी बन के। तो पहली चीज, फाइनल में आते ही आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े बिजनेस लेवल पर चले जाएंगे, और अब आपकी जो सोच होगी वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जनरली आप इंटर लेवल पर एक प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोप्राइटर का माइंडसेट रख के सोचते हैं, बट फाइनल में लगभग टैक्स में हर जगह आप देखेंगे तो कॉरपोरेट ही है, कंपनीज ही है। तो कंपनी या अदर बिजनेस फॉर्म्स ही है, प्रोप्राइटर तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। तो पहली माइंडसेट जो हमको रखना है, आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो खुद किस पोजीशन में है, हम कंपनी हैं, ये सोच करके हमें इस चैप्टर को पढ़ना होगा। अब होता क्या है कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, कोई भी कंपनी है, जैसे ये कंपनी है, टाटा लिमिटेड। अब ये क्या करते हैं, ये अपना P&L प्रिपेयर करते हैं, और ये जो अपना P&L प्रिपेयर करते हैं ये एज पर अकाउंट्स करते हैं, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। और अकाउंट्स में ये क्या मानते हैं, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, ये फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी आज के टाइम पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। और इसी को मानते हुए फिर वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या लॉस आना है तो लॉस आ जाता है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है ये एज पर अकाउंटिंग हुआ है, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो निकला है, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स को जनरली ध्यान में नहीं रखा जाता, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं। तो अब होता क्या है कि इनकम टैक्स ऑडिट भी होती है कंपनी की, तो
तो अब कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स कन्वर्ट करने होते हैं। ये जो टाटा कंपनी ने अपने इंड एज को मानते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए थे, इन्हें ये कन्वर्ट करने पड़ेंगे। किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? एज पर इनकम टैक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो जब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स कन्वर्ट करेंगे, देन इनका जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा वो एज पर इनकम टैक्स निकलेगा। देन इसके ऊपर इनको रिटर्न भरना है और टैक्स देना है। इनकम टैक्स के अंदर इसका रोल आएगा। अब जनरली होता क्या है? होता ऐसे है कि हमें जो दिया जाता है और हमारे सामने जो सिचुएशन होती है उसमें हमारे सामने एक P&L या कोई प्रॉफिट या कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जिसमें इस कंपनी का एज पर अकाउंटिंग क्या प्रॉफिट या लॉस आया है वो हमें गिवन होता है। और फिर हमें बोला जाता है कि ये प्रॉफिट तो निकल गया बट सब्जेक्ट टू दीज एडजस्टमेंट, कंपनी ने ऐसा 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 किया है। अब होता ऐसा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अकाउंट्स में होती है वो इनकम टैक्स में नहीं होती और जो इनकम टैक्स में होती है वो अकाउंट्स में नहीं होती। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दी अकाउंटिंग मेथड्स। अब हमें क्या करना होता है? हमें कुछ एडजस्टमेंट करके ये जो प्रॉफिट निकला है अकाउंट्स का, इसी में कुछ ऐड लेस करके, जैसे रिकंसिलेशन बनाते हैं वैसे करके इस प्रॉफिट को पहुंचाना होता है इनकम टैक्स के प्रॉफिट पर। तो वी नीड टू कन्वर्ट आर प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स टू दी प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। इसमें कन्वर्ट करना होता है हमको, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ही हमें ये चैप्टर पढ़ना है पीजीबीपी। तो पीजीबीपी चैप्टर पढ़ने के बाद में हम सीख पाएंगे कि हमें क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमको पीजीबीपी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन सीख पाएंगे इसके बारे में। अब होता क्या है जनरली कि सपोज करिए कि कोई खर्चा ऐसा होगा जो कि अकाउंट्स में अलाउड है बट इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, या कोई ऐसी इनकम भी होती है। मतलब दो डिफरेंसेस आने के कारण दो ही हो सकते हैं, या तो किसी एक्सपेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा या फिर किसी इनकम की वजह से डिफरेंस आ रहा हो। देखिए जनरली हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम अकाउंट्स के प्रॉफिट को इनकम टैक्स के प्रॉफिट तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी अपन पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली में, वो हमको लेना होगा प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, मतलब अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आया है वो लेना होगा। अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। कुछ चीज़ें तो हमें इसमें ऐड करनी होगी और कुछ चीज़ें हमें इसमें से लेस करनी होगी। ऐड क्या करना होगा? जैसे कोई एक्सपेंस डिसअलाउड हो तो हमें यहां ऐड करना होगा, या फिर कोई ऐसी इनकम थी जो कि आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, मतलब जो भी चीज आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो ऐड होनी चाहिए। तो कोई एक्सपेंस था जो कि आपने लेस नहीं करा लेकिन आपको करना था, आपको अलाउड था लेकिन आपने नहीं करा, तो वो यहां पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से कोई इनकम हो, कहाँ थे भाई? उसी में बैठे थे। तो फोन वोन नहीं करते क्या? आप बात नहीं करता आपसे? हैं? उठाया नहीं इसका, सही करा वैसे। चलो, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करने, इनकम नॉट क्रेडिटेड, कोई ऐसी इनकम थी जो कि आपको P&L में क्रेडिट करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। अगर हमने ऐसा कुछ कर रखा होगा, मतलब हमने कोई ऐसा खर्चा है जो कि इनकम टैक्स अकाउंट्स में तो लेस कर दिया था बट वो एज पर इनकम टैक्स लेस नहीं होना चाहिए था, तो उसको ऐड बैक करेंगे। कोई ऐसी इनकम थी जो कि अकाउंट्स में तो लेते ही नहीं है बट इनकम टैक्स वाले बोलते हैं इसको लो, तो जिन चीज़ों से हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए वो ऐड होती है इनकम टैक्स का। हमको इनकम टैक्स, कंपनी है हम और इनकम टैक्स में बैठे हैं, ये सोचना है आपको। जैसे आप कैश बुक और पासबुक का रिकंसिलेशन करते हैं तो आपके पास बैलेंस एक ही बुक का होता है, या तो कैश बुक का या पासबुक का, देन आप एडजस्टमेंट करते हैं।
तो उसी तरीके से आपको यहाँ आपके हाथ में कौन सी बुक्स है, इनकम टैक्स, आपको उसी में एडजस्टमेंट करना है इनकम टैक्स की बुक्स में। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सोच करके चलना है, आप इनकम टैक्स का काम कर रहे हैं ये आपको सोचना है उसी के अकॉर्डिंग। लेस क्या होगा, इनके जस्ट उल्टे, कोई ऐसा एक्सपेंस था जो कि आपको अलाउड था और आपने लेस नहीं कराया तो अब कर लीजिए, या फिर कोई ऐसी इनकम है जो कि रॉन्गली क्रेडिट हो गई है तो उसे लेस कर दीजिए। ये चीजें लेस हो जाएगी। ये सब करने के बाद में आता है हमारा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। ये हमको काम करना है। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सीखने 4 पॉइंट। कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड होता है, कौन सा एक्सपेंस अलाउड होता है, कौन सी इनकम क्रेडिट होनी चाहिए और कौन सी इनकम क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। इन 4 सवालों के जवाब के लिए ही ये चैप्टर पढ़ा जाता है। तो ये हमारा टारगेट है और मेनली इनमें सबसे ज़्यादा है ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मेन फोकस रहेगा, इनकम में इतना कोई दिक्कत नहीं है। इनकम तो क्या होती है, 5 हेड में से किसी में आती है। तो क्या होता है कि इनकम जनरली ऐसी मिलती है जो कि इस हेड की नहीं किसी और हेड की है, तो उसको तो लेस करना होता है और आनी चाहिए थी तो ऐड करना। तो इनकम ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। अलाउड एक्सपेंस भी छोटा ही मुद्दा है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो आपको मेन फोकस इन पर करना है कि कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो कि लेस कर रखे हैं उन्हें ऐड बैक करना है। ठीक है, ऐड बैक की ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इवन फाइनल में ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जहां कुछ भी नहीं करना होता, आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, रट करके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसे होगा कि उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना है, ये भी आना चाहिए अपने को कब कुछ नहीं करना है। तो एक तो ऐड लेस भी, और एक तीसरा सिचुएशन और है कुछ भी नहीं करना, इग्नोर। मान लीजिए कोई इनकम है, वो इनकम P&L में क्रेडिट हो जानी चाहिए थी, ठीक है, और वो हो भी गई है, तो अब क्या करें, उसका कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमको क्या लगता है, एक पॉइंट दिया हुआ है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, या तो ऐड या लेस, तो हम फिर क्या उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं और इससे गलती हो जाती है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप सही कर पाओगे चीज़ों को। और क्वेश्चन यहाँ पर बड़े बड़े हैं, आप क्वेश्चन बैंक में आपके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे, पीजीबीपी में बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो इजीली आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पीजीबीपी का हो जाएगा। अब अपन एक एग्जाम्पल करेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए, बेसिक बातें नोट कर लीजिए पहले, और फिर अब एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे पीजीबीपी वर्क करता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको इंटर में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है, ये मानते हुए हम पढ़ रहे हैं।
ध्रुव आपने म्यूचुअल फंड नहीं बताए? बताओ यार, बताओ तो। लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होगा ना। 5 लाख रुपए दे देंगे आपको, तो प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं। वो जिम्मेदारी लॉस की तुम्हारी है ना। ठीक। और रिटर्न कितना दोगे साल का? 15 से 20। इक्विटी में? अच्छा। किसी का बजाज हाउसिंग का आईपीओ खुला? किसी ने अप्लाई किया था क्या पहले? तो कौन करता है? अच्छा, खुला किसी का? मेरा जिंदगी में पहली बार कोई आईपीओ खुला है। हाँ। हम्म। एचएनआई में करे, लेकिन एचएनआई में आते ही नहीं है। अब इसमें ऐसा होता है कि मान लो आप 2 लाख की एप्लीकेशन लगाओगे ना, तो 20,000 के शेयर्स मिलेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। अब कोई लगाता ही 15,000 की है तो उसका जीरो हो जाता है फिर। अच्छा, वो बजाज के शेयर्स हो तो उसमें मिल जाए। पहले वो आप 11th 12th में क्वेश्चन करते थे ना अलग अलग कैटेगरी वाइज, फिर बोले ये इनको मना कर दिया, उस कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर इनको रिटर्न कर दिया, रिफंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि आप लोगों ने इंटर में भी किया होगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जो लोग इंटर में पढ़े थे, मोस्टली आप पढ़ ही रखे हैं। आवाज नहीं भाई। देखिए, अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। आखिर हमको पीजीबीपी में करना क्या है, ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप वापस से रिकॉल कर लें इसको। देखिए, यहां पर एक पी&एल अकाउंट दे रखा है। इस पी&एल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट साइड में देखिए कुछ खर्चे हैं यहां पर, जिसमें एक परचेज का एक्सपेंस है 10 लाख रुपीज का, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है 2 लाख रुपीज का, जनरल एक्सपेंस दिए गए हैं 3 लाख रुपीज के, डेप्रीसिएशन है 2 लाख का, बिल्डिंग 3 लाख की परचेज करी और नेट प्रॉफिट 5 लाख है। इसी तरीके से इनकम साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है। ये मान लीजिए किसी ने पी&एल बनाया है। अब हमें यहाँ पर 5 लाख का प्रॉफिट दिखाया गया है। अब अगर ऐसे कुछ करना ही ना हो तो ये 5 लाख पे इनकम टैक्स वालों को टैक्स ले लेना चाहिए, बात खत्म कर देनी चाहिए। बट इनकम टैक्स वाले बोलते नहीं, ऐसा नहीं। बोले 5 लाख पे टैक्स नहीं, ये जो प्रॉफिट निकाला ये सही नहीं है एज पर इनकम टैक्स, इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जब भी आप पीजीबीपी का क्वेश्चन करेंगे और आपको पी&एल दे रखा होगा, क्योंकि आपने इंटर पढ़ रखा है तो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल से बता रहा हूँ। तो पी&एल के अंदर सबसे पहले देखो क्या कोई ऐसी चीज है क्या जो पीजीबीपी हेड में आती ही नहीं है, उसको चेक करना होगा। इनकम साइड से शुरुआत करते हैं पहले। क्या कोई ऐसी इनकम दिख रही है जो कि यहां नहीं आनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो ये देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इनकम रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से आ रखी है और गलती से इसने फिर प्रॉफिट भी बढ़ा रखा है। तो इसको, इससे तो हमको प्रॉफिट कम करना चाहिए। तो ये 3 लाख रुपीज इस सिचुएशन में क्या होंगे, लेस होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। एक्सपेंस साइड में आए तो एक्सपेंस साइड में देखो ये परचेज है, रिपेयर मेंटेनेंस, जनरल, डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग और नेट प्रॉफिट। वैसे तो नोट में भी लिख रखा है, बट आपको पता भी है कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंस पी&एल में नहीं आते हैं। तो यहां पर ये बिल्डिंग परचेज का एक्सपेंस बता रखा है, जो कि गलत है। क्या करना चाहिए, इसका एड बैक कर देंगे, डिसअलाउड हो जाएगा ये खर्चा। 3 लाख ऐड कर दिया। अब देखो कुछ नोट दे रखे हैं, उससे रिलेटेड बात करते हैं। परचेज जो है उसमें 50,000 रुपीज की परचेज ऐसी है जो कि कैश में की गई है और एज पर इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। अब आप फाइनल में आगे, इसलिए मैं आपको सेक्शन का रेफरेंस भी दे रहा हूं। इंटर वाले को तो जैसा बोलो वैसा करना पड़ता है। पहले सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है, जो कि ये बोलता है कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट 10,000 रुपीज से ज्यादा का कैश पेमेंट करोगे तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 का कैश पेमेंट है तो वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो इसीलिए, और वैसे यहाँ पे लिख भी रखा है।
हम सीख रहे हैं कि बेसिकली हमको करना क्या है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये थोड़ी बोलेगा कि ये दिस इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स। क्वेश्चन यहां तक बोल के रुक जाएगा 50,000 इन कैश। फिर हमें क्लिक करना होगा, अच्छा ये एक्सपेंस तो अलाउड ही नहीं होता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, तो हमें उसे ऐड बैक करना होगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अलाउड ही नहीं होते और आ रखे हैं, उनको क्या करना होगा, ऐड बैक करना होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्लूड 20,000 रुपीज। पर्सनल नेचर एक्सपेंस, पर्सनल नेचर के खर्चे भी अलाउड नहीं होते, यहाँ लिख भी रखा है अलाउड। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो खर्चा यहाँ पर दे रखा है 2 लाख का, इसमें 20,000 रुपीज ऐसे हैं जो कि अलाउड नहीं है। तो ये 20,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे अगेन इस एक्सपेंस को। डेप्रीशिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2,50,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन बन रहा है। इस चैप्टर को डेप्रीशिएशन वाले टॉपिक तक हम नोट करके पढ़ेंगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन तक हमें नोट करना है, उसके बाद नोट की जरूरत नहीं, फिर नॉर्मल से सेक्शन से। तो डेप्रीशिएशन 2,50,000 बन रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, और यहां बन रहा है 2 लाख रुपीज। तो क्या करें, डेप्रीशिएशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट हम रखेंगे, अकाउंट्स वाले को ऐड कर दो, इनकम टैक्स वाले को लेस कर दो। आपको वो डिफरेंस का दिमाग ऐसे कुछ नहीं लगाना, नेट इफेक्ट। अकाउंट्स में कितना है 2 लाख, इसको ऐड कर दो, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना है 2,50,000, उसको लेस कर दो, अपने आप हो गया ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद देखते हैं और कुछ बोला है क्या। कैपिटल नेचर अलाउड नहीं होते, वो हमने बिल्डिंग एड बैक कर ही दिया है। 50,000 की इनकम थी जो कि क्रेडिट ही नहीं हुई थी, तो क्रेडिट नहीं हुई थी तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा था, तो अब क्या करें, अब बढ़ा देंगे, अब इसको ऐड कर देंगे हम। तो यहां पर देखिए अपन ने लगभग सारे केस देख लिए। एक्सपेंस डिसअलाउड का, डेप्रीशिएशन में एक्सपेंस अलाउड का 50,000 और अलाउ करे उसको हमने, फिर इनकम रॉन्गली क्रेडिटेड का, और लास्ट पॉइंट इनकम नॉट क्रेडिटेड का। ऐसे 4 सिचुएशन ही हमको मिलेगी, ऐड लेस करनी होगी। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो कुछ इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे, और फाइनल में स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम वर्किंग नोट्स लिखना है। जितने ज़्यादा वर्किंग नोट लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद ट्राई करी सीएमए फाइनल में। हमारे टाइम पे क्या डीटी आईडीटी एक था फाइनल का, इंटर का नहीं। कम से कम 1800 से 2000 पेज की बुक थी। अब उसमें क्या करा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे उसके साथ में नोट लिखे जितने ज़्यादा हो सकते थे, और उसमें अबाउट 65-70 के बीच में कुछ मार्क्स दिए थे उन्होंने। तो आप जितने ज़्यादा नोट लिखेंगे ना उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये टैक्स में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और बच्चों के तो आए हुए हैं, कुछ बच्चे 90 तक भी पहुँचे हुए इस ट्रिक से। तो अगर आप जितने ज़्यादा नोट लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए होने वाला है, तो ये ध्यान रखना। हमने क्या करा, सबसे पहले अकाउंट्स के प्रॉफिट का बेस ले लिया। अब डिसअलाउड एक्सपेंस ऐड होंगे और इनकम नॉट क्रेडिटेड भी ऐड होंगे। तो देखिए कैश में परचेज 50,000 ऐड हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस 20,000 पर्सनल वाले ऐड हो गए, डेप्रीशिएशन अकाउंट्स वाला पूरा ऐड कर दिया, बिल्डिंग जो परचेज करी 3 लाख की वो भी ऐड कर दी, और इनकम नॉट क्रेडिटेड को भी ऐड कर दिया। पीजीबीपी के साथ ही एक और चैप्टर भी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ फर्म, वो भी इसी चैप्टर से लिंक्ड है, पढ़ने वाले हैं। फिर उसी से साथ में लिंक्ड है एएमटी। ये 3 टॉपिक एक साथ लिंक्ड होते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। लेस के अंदर क्या क्या था हमारा, एक तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वाला डेप्रीशिएशन, और हाउस प्रॉपर्टी की एक इनकम जो कि रॉन्गली क्रेडिट हो गई थी। एट द एंड हमको मिल गया पीजीबीपी का प्रॉफिट 5,70,000। नोट कर लीजिए इसको, किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है। अभी हमने चैप्टर पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा, पहला सेक्शन 28 ही नहीं पढ़ा अभी अपन ने।
यस कोमल, ये आज से ही स्टार्ट हुआ है, अभी से ही हुआ है, थोड़ी देर पहले। ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड वाले को भी नोट करना है, ध्यान रखिएगा, डेप्रीशिएशन के टॉपिक तक ये चैप्टर। कोमल, इसके बारे में मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बात कर ली, आप लेट आए, तो क्लास आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी।
जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही इनर कॉलम में हमें अमाउंट लिखना है और ऐड वाले का फाइनल अमाउंट आउटर में लिखना है। जिसके लिए भी आपने वर्किंग नोट बनाया है उस अमाउंट उस वैल्यू के आगे वर्किंग नोट नंबर 1 या जिसके लिए नोट लिखा है उसके आगे नोट नंबर लिखेंगे। हो गया ये? हो गया सभी का? हाँ जी, ऑनलाइन में। अब देखिए हम समझने वाले हैं इस चैप्टर की डिजाइनिंग कैसी है। आखिर लॉ मेकर ने इस चैप्टर को कैसे बनाया, डिजाइन कैसे करा, उसके बारे में समझते हैं अपन। डिजाइनिंग या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पीजीवीपी। पीजीवीपी चैप्टर को किस स्ट्रक्चर और किस तरीके से डिजाइन किया गया उसके बारे में समझते रहिए। देखिए सेक्शंस की जो डिजाइनिंग है वो समझना आपके लिए जरूरी है। पहला सेक्शन जो होता है ना इस चैप्टर का वो है सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या बताएगा? सेक्शन 28 बताएगा विच इनकम आर टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। पीजीबीपी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पहले तो ये सेक्शन ये बात बताएगा। इसे हम चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। जब ये बात ये सेक्शन बता चुका होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 30 के पास, 29 के पास। वैसे तो
29। 29 बोलेगा कि आपने 28 में ये तो पढ़ ही लिया कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है। अब हमारा सवाल है कि हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी इनकम। हमने इससे पूछा सेक्शन 29 से कि पीजीबीपी की इनकम कैसे निकाले भाई, बताओ आप। तो बोले आप एक काम करो, अब आगे बढ़ो आप, और आप जाके सेक्शन 30 से लेकर के 44 को फॉलो कर लो। 30 to 38 है, बट 44 तक सब कुछ काम आता है। मेनली यहाँ पर अगर देखें तो चलो 38 कर देते हैं, को फॉलो कर लो। 29 ने बोला कि ये इनकम की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते पे चले जाओ, इस पे मिल जाएगा कैसे होगी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने सेक्शन 30 से स्टार्टिंग करी। 30 से इन्होंने ये बताना चालू करा कि कौन सा एक्सपेंस अलाउड होगा और कौन सा एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, एक एक का नाम लेके। जैसे मान लो मुझे आपकी होमवर्क चेक करना है, मैंने हर एक बच्चे का नाम लेके बोला कि भाई तेरा हो गया क्या, तेरा हो गया क्या, ऐसे एक एक से पूछा मैंने। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम असेसीज को, लोगों को एक एक खर्चे का नाम लेके बताए, एक्सपेंस का नाम लेके बताए कि ये एक्सपेंस अलाउड होगा और ये एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। और ये इन्होंने जर्नी सेक्शन 30 से लेकर के 36 तक तय करी, जिसमें इन्होंने एक्सपेंसेस पे बात करी स्पेसिफिकली, अलाउड और डिसअलाउड पे। मतलब एक एक खर्चे का नाम लेके बात करी कि ये अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा। अब सपोज करो कि मुझे आपका होमवर्क चेक करना था, मैंने सोचा यार इतने सारे लोगों का तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ से तो पूछा कि तुमने कर लिया, फिर मैंने पूछा बाकी सब ने कर लिया क्या। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने किया। गवर्नमेंट ने बोला यार देखो 30 से लेके 36, 30 to 36 तक सेक्शंस बना दिए, एक एक एक्सपेंस का नाम लेके बना दिए। अब हजारों तरीके के एक्सपेंस है, कितनों का नाम लिखते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो 36 तक तो आ ही गए, जो आ गए वो तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, मेन जिनमें गड़बड़ थी ना उन खर्चों के नाम अपन ने लिख दिए हैं, जिसमें घपला हो सकता है, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, उसके नाम अपन लिख चुके हैं। अब दुनिया के सारे खर्चे तो नहीं लिख सकते। तो गवर्नमेंट ने फिर सोचा एक और सेक्शन बनाते, तो गवर्नमेंट ने बनाया सेक्शन 37, जो कि जनरल डिडक्शन। बोला देखो अभी तक तो हमने है ना खर्चों के नाम लेके बता दिए, अब हम थक चुके हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि जो भी एक्सपेंस आरबीएल नेचर का होगा ना वो अलाउड होगा। आरबीएल मतलब रेवेन्यू, बिजनेस से रिलेटेड एंड लीगल। अभी तक तो नाम ले लेके बता रहे थे, अब हम थक चुके हैं, अब जो बाकी खर्चे बच गए उस पर ये 3 कंडीशन चेक कर लेना, अगर पूरा कर रहा होगा तो अलाउड होगा, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगा। बोले ठीक है, यहाँ तक एक्सपेंसेस की बात हो गई। फिर आगे बढ़े 38, 39 कुछ नहीं है यहाँ पर, 40 पर आ गए वो। 40, 41 इन सेक्शंस में क्या हुआ, देखो इन सेक्शंस में क्या हुआ कि इन्होंने बोला हमने खर्चे तो लिख दिए, बट इन खर्चों को करते टाइम भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है एक्सपेंसेस को करते टाइम। जैसे बोले कहीं इनको कैश में मत कर देना, कहीं इनको बिना टीडीएस काटे पेमेंट मत कर देना। मतलब ये खर्चे अलाउड तो है, अलाउड डिसअलाउड आप पढ़ चुके हो, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर सेक्शन 40 बनाया। सेक्शन 40 बनाया इन्हीं एक्सपेंसेस के लिए एडिशनल कंडीशन, एडिशनल पॉइंट्स। किसके लिए, अलाउड डिसअलाउड। जैसे टीडीएस काटना पड़ेगा, रिलेटेड को एक्सेस पेमेंट करोगे तो डिसअलाउड नहीं करेंगे, किनका, इन्हीं एक्सपेंसेस का। इन सेक्शन में आने वाला हर एक एक्सपेंस, जब कोई एक्सपेंस अलाउड होगा ना तो ही 40 की बात होगी। 40 किसी से डील ही तब करेगा, 40 मान लो एक सेक्शन ऑफिसर है, ये सेक्शन 40 अपने ऑफिस में उसी खर्चे को बुलाएगा जो अलाउड है, फिर उससे ही बातचीत करेगा। नॉट अलाउड तो यहीं पे रुक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन जो आगे बढ़ गया फिर सेक्शन 40 पूछेगा भाई तुमने टीडीएस काटा क्या, कैश में तो पेमेंट नहीं कर दिया, रिलेटेड को पेमेंट तो नहीं कर दिया, तो वो डिजाइनिंग यहाँ करी गई। यहाँ अलाउड कौन सा ये बता दिया, बोला अलाउड तो है बट ये भी चेक करके रखना। फिर इसके बाद में सेक्शन 41 बनाया।
सेक्शन 41 है डीम्ड इनकम का। यहां पर कुछ ऐसे केसेस है जिनमें इनकम नहीं हो रही है फिर भी उनको इनकम मानेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है। अब यहां से इनकम वाला पार्ट चालू हो गया, खर्चों का काम खत्म, एक्सपेंसेस का काम यहां तक खत्म हो गया, अब इनकम्स का चालू हो गया 41 से। तो 41 से बोलने लगे जैसे कई बार रिफंड मिल जाता है, या आपने जो खर्चा करा मान लो कल को रिफंड आ गया तो बोले उसको हम इनकम मानेंगे। तो ऐसी कुछ बातें करी गई मिसलिनियस इसमें। 42 है नहीं, फिर इसके बाद में एक आता है सेक्शन 43B। तो 43B इन्हीं से रिलेट करता है। बोले ये वाले जो एक्सपेंस आप पढ़ के आए हो ना, इसी में से कुछ खर्चों के लिए बोल दिया कि ये जो खर्चे हैं ना अलाउड तो होंगे बट वो पेड बेसिस पर होंगे, सारे एक्सपेंसेस के लिए नहीं है, कुछ ही एक्सपेंस के लिए हैं। सर सारे क्यों नहीं है, कुछ ही क्यों है? कुछ एक्सपेंस इस 43B उन्हीं से चीजों पर लगता है जिनका पेमेंट गवर्नमेंट को टाइम पर करवाना है। गवर्नमेंट जिस भी खर्चे का पेमेंट टाइम पर करवाना चाहती है टैक्स पेयर से, उसको 43B में डाल देगी। और एक्चुअल में इस सेक्शन में ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि एक्चुअल में जाते ही गवर्नमेंट को है, जैसे टैक्स, ड्यूटी और सेस, या फिर वो किसको जाते हैं, एम्प्लॉइज को। तो या तो गवर्नमेंट को या फिर एम्प्लॉइज को जाते हैं, बोनस, कमीशन वगैरह, या इंडियन रेलवेज को। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो इनके टाइम पर पेमेंट होने से या तो सरकार को फायदा होगा या एम्प्लॉइज को फायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको 43B में डाल देती जिसका टाइम पर पेमेंट कराए। इसके बाद में शुरू होता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 AA एंड AB ये बोलते हैं कि ये जो भी इनकम एक्सपेंस आपने करे हैं ना, इसका रिकॉर्ड रख लेना और ऑडिट करवा लेना, रिकॉर्ड रख लेना एंड ऑडिट करा लेना। कोई एसएससी बोलता है नहीं सर मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे नहीं चाहिए इतना लफड़ा, तो क्या करूं, ये एक्सपेंस भी समझ नहीं आते मुझे, अलाउड डिसअलाउड, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हारे लिए सिंपल सेक्शन बना दिए। फिर तुम एक काम करो, तुम सीधा सीधा टर्नओवर बताओ, उसका 1% बताओ, ये आपकी इनकम है, टैक्स भर दो। ये आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, इवन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी नहीं रखने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन फिर बनाए गए प्रिजम्पटिव इनकम के लिए। तो जो चैप्टर की डिजाइनिंग है उसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। चैप्टर बहुत ही आसान है, आप सोचते कॉम्प्लिकेशन के साथ हो, इसलिए 28 में बोला क्या आएगा, 29 में क्या बोला कैसे निकालना है, फिर उसने आगे भेज दिया, आगे चले गए, एक्सपेंस के बारे में बात बताई, पहले तो नाम लेके बताया, फिर जनरल बता दिया, फिर बोला कि इन खर्चों के साथ में ये कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। फिर 41 में इनकम की बात कर ली, 43 में बोला इनमें से ही कुछ खर्चों को पेड बेसिस पे अलाउ करेंगे, क्यों, क्योंकि हम करवाना चाहते हैं टाइमली पेमेंट उनका। 44 AA AB में बोला कि ये जो भी काम आप कर रहे हो इसका रिकॉर्ड रख लेना और ऑडिट करा लेना, और फिर अगर इन चक्कर में नहीं पड़ना है तो अलग ऑप्शन है प्रिजम्पटिव। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे 28 को पढ़ना। ऑनलाइन में ही बताइए भाई सभी को ये बात क्लियर है, डिजाइनिंग कैसी है?
चलिए तो 5 से 10 मिनट में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम करेंगे इतना ही।